Hello everyone, welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of accountancy of class 12, we will start a new chapter of reconstitution of partnership firm, that is admission of a new partner. So what happens when a new partner is admitted in the partnership business and what is the accounting procedure that is followed at the time of admission of a partner, we will learn in this chapter. So let us start. Reconstitution of partnership firm. When a new partner is admitted in the firm, there is reconstitution of the partnership firm, that is end of the old agreement between the partners and न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू बीइंग. मीन्स जब एक पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेता है तो उस समय रिकन्स्टिट्यूशन होता है. हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि रिकन्स्टिट्यूशन यानी कि फर्म का पुनर्गठन का मतलब क्या होता है. जब भी कोई सिचुएशन में चेंज आता है इससे रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म होता है, यानी कि फर्म में बदलाव आता है. और जो पुराना एग्रीमेंट है, ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, पुराना एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाता है एंड न्यू एग्रीमेंट जो होता है नए सिरे से पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है जिसमें नए टर्म्स और कंडीशंस होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं. तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज ऑल्सो अ सिचुएशन विच इज कॉल्ड द रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म? व्हाट इज द नीड ऑफ एडमिटिंग अ पर्सन एज अ पार्टनर इन द बिजनेस? क्या ज़रूरत हमारी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से हमें किसी व्यक्ति को पार्टनर बनाना पड़ सकता है? So reasons can be many. So a person can be admitted into the partnership firm in order to fulfill the need of additional capital. तो कई बार बिजनेस में जो होती है कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा कैपिटल हमें चाहिए होती है और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं होता है बिजनेस का, वो हम थ्योरी में बिजनेस में पढ़ चुके हैं 11th में. तो इसमें एक लिमिटेड कैपिटल होती है, तो पार्टनर्स अपने पर्सनल जो उनके पास सेविंग्स होती हैं उसमें वो पार्टनर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं. साथ ही वो थोड़े छोटे मोटे लोन्स ले सकते हैं बैंक से या रिलेटिव से या फ्रेंड से. उसके अलावा उनके पास और ज़्यादा कोई बड़े सोर्सेज नहीं होते हैं, तो वो कंपनीज़ की तरह शेयर इशू करके पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए फिर जो लिमिटेड कैपिटल उनके पास होती है तो कई बार उन्हें जब और पैसे की आवश्यकता होती है बिजनेस को बढ़ाने के लिए या किसी और कारण से मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कुछ भी उन्हें अपने बिजनेस में करना होता है, उसके लिए एक्स्ट्रा कैपिटल जो होती है और एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है. तो कई बार उस एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो किसी व्यक्ति को अपना पार्टनर बना सकते हैं. तो फर्स्ट रीज़न कैन बी in order to fulfill the need of additional capital, a person can be admitted as a partners. Then second can be to get the benefit of his knowledge and experience. तो कई बार क्या होता है पार्टनर्स के पास पैसा तो है मगर नॉलेज नहीं है उनको, क्योंकि बिजनेस तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे पास इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हमारे पास कोई नॉलेज एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है या कोई आपके पास डिप्लोमा डिग्री होना ज़रूरी है. तो पैसा जिसके पास भी है वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. लेकिन जब हमें कई बार किसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तो हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ सकती है जिसकी हेल्प हमें बिजनेस चलाने में हम ले सकते हैं. तो ऐसी कंडीशन में हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने बिजनेस का पार्टनर बना सकते हैं जिससे कि वो डीलिंग करनी आती है. तो अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन द बिजनेस टू गेट द बेनिफिट ऑफ हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. देन थर्ड रीज़न कैन बी टू हेल्प द नीडी पर्सनस. तो कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स जो हैं किसी ज़रूरतमंद इंसान की हेल्प करने के लिए भी कि उनकी हेल्प हो जाएगी तो उसको एज ए पार्टनर बना सकते हैं. उनके पास कैपिटल भी है, सब कुछ है, वो सिर्फ एक हेल्पिंग वे में जो है उसको पार्टनर बनाते हैं. जैसे किसी माइनर को पार्टनर बना लिया उन्होंने कि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है या उसकी कोई फाइनेंशियल जो है हेल्प करने के लिए उन्होंने किसी माइनर को पार्टनर बना सकते हैं. देन वीडो को पार्टनर बनाया जा सकता है कि वीडो है, उसको कोई सहारा नहीं है, उसको जो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए उसको जो है वो थोड़ी इनकम उसका सोर्स हो जाएगा, उसके लिए हम उसको पार्टनर बना सकते हैं. या फिर कोई डिसेबल्ड पर्सन भी हो सकता है. डिसेबल्ड मीन्स जो हैंडीकैप पर्सन है, जो अपना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो हम उसकी हेल्प के लिए उसे पार्टनर भी बना सकते हैं कि उसको हम मदद कर दें. तो इस तरीके से हम किसी भी कारण से किसी भी पर्सन को जो है जो हमारे बिजनेस से रिलेट करता है हम उसको पार्टनर बना सकते हैं. देन सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस, कैन अ न्यू पर्सन बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म? क्या किसी नए व्यक्ति को पार्टनर बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे था व्हाई अ पर्सन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड. हम क्यों किसी को नए पार्टनर को एडमिट करते हैं बिजनेस में, एक पर्सन को नया पार्टनर बनाते हैं. और दूसरा है कि क्या हम बना सकते हैं. तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या किसी पर्सन को पार्टनर बनाया जा सकता है.
तो आंसर इज येस, अ न्यू पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द बिजनेस इफ इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड दैट कंटेन्स रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। तो कई बार हमारी पार्टनरशिप डीड में आपने शुरू के लेक्चर्स में सुना था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कैसे बनती है, एंड वी ऑल्सो हर्ड अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वेरियस जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो पार्टनरशिप बिजनेस में होती हैं, उनकी क्या क्या रूल हो सकते हैं, प्रोसीजर होते हैं, उसके बारे में होता है। तो उसमें से एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जो होता है वो भी इसमें मेंशन होता है कई बार, कैसे पार्टनर का एडमिशन होगा, क्या क्या टर्म्स कंडीशन होंगे, क्या उसको शेयर मिलेगा बिजनेस में, प्रॉफिट में, और क्या ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जो भी है वो ऑलरेडी मेंशन होता है उसके अंदर। तो अगर उसमें जो मेंशन किया गया है पार्टनरशिप डीड में कि हम किसी को पार्टनर बना सकते हैं और क्या टर्म्स कंडीशन होंगी, तो हम किसी भी व्यक्ति को उस टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग ही पार्टनर बना सकते हैं। सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड into the firm only if all the partners agree for it unanimously। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पार्टनर व्यक्ति को अगर हम पार्टनर बनाना चाहते हैं तो हम तभी बना सकते हैं जब हमारे सभी पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, वो सभी एक मत से सहमत हों। यानी कि उनके बीच में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि अगर कोई एक सिंगल व्यक्ति भी इसके लिए राज़ी नहीं होता है पार्टनर, कि हम किसी व्यक्ति को पार्टनर बनाना चाहते हैं, अगर एक सिंगल पर्सन भी उसे मना करता है तो उसे पार्टनर, नए व्यक्ति को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रूल है जो मेंशन किया गया है कि जो ज़रूरी है किसी भी पर्सन को पार्टनर बनाना है तो सभी पार्टनर रजामंद होने चाहिए, राज़ी होने चाहिए। he can be admitted as a partner only after the consent of all the partners। तो ये ओल्ड पार्टनर्स की रजामंदी के बाद ही हम उसे पार्टनर बना सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस दिस रूल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो कई बार क्या होता है, वो सिचुएशन आप बच्चों को देते हैं कि ऐसी सिचुएशन है, रियल लाइफ सिचुएशन बना के दी जाती है और ये आपको उसका आंसर करना होता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो सोनू मोनू दो पार्टनर्स थे एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल एंड दे डिड नॉट हैव एनी डीड इन राइटिंग। तो दे डिड नॉट हैव एनी written agreement among them। Sonu invested ₹1 lakh and Monu investing only ₹30,000। तो सोनू ने जो इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में ₹1 लाख किए थे और मोनू जो था उसने इन्वेस्ट किए थे ₹30,000। तो यानी कि सोनू ने जो है वो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की थी और मोनू ने जो थी वो कम कैपिटल इन्वेस्ट की थी। देन सोनू वॉज एक्टिव पार्टनर वेयर एज मोनू वॉज अ स्लीपिंग पार्टनर। तो सोनू एक्टिव पार्टनर क्या होते हैं? एक्टिव पार्टनर जो होता है हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस को चलाता है। तो सोनू जो था वो एक्टिवली बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को या सारे ऑपरेशंस को चलाता था और वेयर एज मोनू वॉज स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जो बिजनेस में की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अपोजिट होता है एक्टिव पार्टनर का। तो वो कोई काम नहीं करता था बिजनेस का, वो सिर्फ उसने इन्वेस्टमेंट की थी कैपिटल की, बाकी जो सारा बिजनेस संभालता था वो सोनू संभालता था। आफ्टर सम टाइम सोनू वांटेड टू एडमिट हिज सन रवि एज अ न्यू पार्टनर। तो कुछ समय के बाद जो सोनू है वो अपने बेटे रवि को नया पार्टनर बनाना चाहता है बिजनेस में, इनटू द बिजनेस फॉर विच मोनू वाज नॉट एग्री। तो मोनू जो था इस चीज़ के लिए राजी नहीं था, वो रवि को यानी कि सोनू के बेटे को, रवि को, वो पार्टनर नहीं बनाना चाहता था। तो नाउ क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू यू कैन रवि बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो क्या आपके हिसाब से रवि को पार्टनर बनाया जा सकता है बिजनेस में? और अगर आप हाँ कहते हैं या ना कहते हैं, जो भी आपका आंसर है, यू हैव टू गिव रीजन। तो जो आंसर है दैट इज नो, रवि कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। तो रवि को एक पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 a new partner can be admitted into the business only with the consent of all the partners। तो जो भी पुराने पार्टनर्स हैं सभी की रजामंदी से ही जो है किसी व्यक्ति को नया पार्टनर बिजनेस में बनाया जा सकता है। और अब इस सिचुएशन में जो है, जो मोनू है पार्टनर, ही वॉज नॉट रेडी टू एडमिट रवि एज अ न्यू पार्टनर। तो वो रवि को पार्टनरशिप बिजनेस में लेने के लिए तैयार नहीं था। तो इस वजह से जो रवि है उसको पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। इवन इफ अ सिंगल पार्टनर डिड नॉट एग्री, न्यू पर्सन कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। तो अगर मान लीजिए बहुत सारे पार्टनर्स भी हैं तो उनमें से यदि कोई एक व्यक्ति भी, एक पार्टनर भी राजी नहीं है किसी व्यक्ति को पार्टनर बनाने के लिए, तो पार्टनर जो नए व्यक्ति है उसको पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। तो ये रूल है।
तो यहाँ पर मैंने जो आपकी सिचुएशन डाली थी, मैंने जानबूझ के इसमें बहुत सारी नई ऐसी सिचुएशंस डाली थी। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि सोनू ने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, मोनू ने कम लगाए हैं। उसके अलावा सोनू जो है वो पूरा बिजनेस खुद संभाल रहा था और मोनू जो है वो बिजनेस को नहीं देख रहा था, सारा काम जो है सोनू कर रहा था। तो बेसिकली जो इस सिचुएशन में सोनू जो है ही इज़ अ डोमिनेटिंग पार्टनर। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसने ज़्यादा कैपिटल लगाई, किसने कम लगाई है, या कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो एडमिशन का रूल होगा वो सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि जो पार्टनर ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा है या जो डोमिनेशन है जिसका, वही अपने सारे जो है डिसीजन लेगा, उसके हिसाब से ही काम होगा। जो रूल होगा वही फॉलो किया जाएगा। तो चाहे वो पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे या ना करे, चाहे कैपिटल किसी ने कम लगाई है चाहे ज़्यादा लगाई है, या कोई भी सिचुएशन होगी, तो जो रूल होगा वही फॉलो होगा। तो यहाँ पर एडमिशन का जो रूल ये कहता है कि एक पर्सन को हम पार्टनर तभी बना सकते हैं जब सभी पार्टनर बिना किसी मतभेद के राजी हों। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में सिचुएशन बेस्ड जो है वो पूछे जाते हैं और इसका हमें बड़े क्लेवरली हमें इसका आंसर देना होता है। Now let us discuss the accounting procedure of at the time of admission of a new partner. तो अब तक हमने डिस्कस किया था थ्योरी पार्ट कि किस तरह से पार्टनर आ सकता है, कब नहीं आ सकता है और क्या उसकी कंडीशंस होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग प्रोसीजर, क्योंकि हम अकाउंटिंग में डील कर रहे हैं। हम कैसे, मान लीजिए एक पार्टनर आ गया, थ्योरी पोर्शन तो ये हो गया कि दो पार्टनर्स थे और एक पार्टनर जो है वो मान लीजिए एडमिशन ले लेता है, आ जाता है, नया पार्टनर बन जाता है। तो एज एन अकाउंटेंट हमें क्या करना है, क्या हमें अकाउंटिंग वर्क करना होता है जब एक पार्टनर नया आ जाता है बिजनेस में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्योंकि पार्टनर अब एक और नया आ गया है, पहले जो पुरानी रेशियो थी वो ओल्ड रेशियो अब नहीं चलेगी, तो नए पार्टनर के आने के बाद जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होगी और जिसके अकॉर्डिंग अब फ्यूचर में जो आने वाले समय में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो न्यू रेशियो में ही की जाएगी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करनी होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देन सेकेंड थिंग वी विल कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, त्याग कौन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर्स कर रहे हैं। तो क्योंकि उनका नए पार्टनर के आने से उनका शेयर कम हो जाएगा प्रॉफिट में, तो किसने कितना सेक्रीफाइस किया पूरा नए पार्टनर के आने से, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना त्याग कर रहा है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन होगी। देन थर्ड जो कैलकुलेशन होगी दैट इज अबाउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन या कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में हमने डिस्कस किया था गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स, और उसी सेम प्रोसीजर से हम एडमिशन में भी जो है गुडविल के वैल्यूएशन को करेंगे। उसमें 3 मेथड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन हो या कोई भी मेथड हो, तो क्या मेथड यूज़ करना है ये डिपेंड करता है हमारे पास क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो जो भी मेथड होगा हम न्यू रेशियो, जो न्यू गुडविल है वो हम कैलकुलेट करेंगे। जिस समय पार्टनर आ रहा है उस समय हमारे बिजनेस की गुडविल क्या है, तो उसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देन फोर्थ थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के जो आने से पहले, नए पार्टनर के आने से पहले हमारे पास जो भी पुराने रिजर्व्स थे, पुराने प्रॉफिट्स थे, या हमारे कोई पुराना लॉस भी हुआ था हमारा, या कोई पुराना एक्सपेंस था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पास, उनका हमें एडजस्टमेंट करना होता है एडमिशन से पहले। तो जब पार्टनर आता है तो उससे पहले हम अपने जो पुराने रिजर्व्स हैं या पुराने हमारे जो भी प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ये जो सेम प्रोसीजर हम इसमें फॉलो कर रहे हैं जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में किया था। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, या जो आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सभी मेथड्स में अकाउंटिंग प्रोसीजर लगभग सेम रहता है, थोड़े बहुत चेंजेस इसमें होते हैं। तो सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द ओल्ड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो सेम उसी तरीके से ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट्स, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो ये नए पार्टनर का इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी थे ये उसके आने से पहले के हैं। उसके आने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होंगे उसमें उसको शेयर दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट्स पुराने टाइम के हैं, उसके आने से पहले के हैं, तो इसमें उसको कोई प्रॉफिट, कोई शेयर या कोई जनरल रिजर्व में किसी में भी उसको कोई शेयर नहीं मिलेगा। देन प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमारी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, उनका रीअसेसमेंट होगा
एसेट्स का रिवैल्यूएशन होगा और हम देखेंगे उससे, जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, उसी सेम तरीके से हमने इसमें भी एडमिशन में भी जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ओल्ड पार्टनर्स में ये रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट या लॉस होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो कई बार क्या होता है, पार्टनर के एडमिशन के समय पर जो पुराने पार्टनर्स हैं दे वांट टू readjust their capitals in the either in the new ratio or in some other ratio, they want to readjust their capital. So adjustment of partners capital will take place, and then after adjustment of capitals the new balance sheet of the new firm will be prepared. तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बाद जो भी पार्टनर का एडमिशन हुआ है उसके बाद हमें नई बैलेंस शीट जो होगी विद चेंज वैल्यूज, जो हमने जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में सारा कुछ करने के बाद एंड में हमने जो एक चेंज बैलेंस शीट बनाई थी न्यू वैल्यूज़ के साथ, न्यू वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, सेम प्रोसीजर से हम इसमें भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे और इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल भी शो होगी जो कि उसमें पहले वाली ओल्ड कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं थी। तो बिल्कुल एडजस्टेड जो हम बैलेंस शीट होती है, जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाई थी, सेम प्रोसीजर से हम इसमें भी ऐसे ही बनाएंगे। तो लगभग अकाउंटिंग प्रोसीजर जो होता है पार्टनरशिप बिजनेस के वो सेम होते हैं। रिकंस्टिट्यूशन में इन जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था आपने देखा होगा उसमें भी सेम था और इसमें भी लगभग सेम है, थोड़े बहुत चेंजेस इसमें हैं क्योंकि सिचुएशन एडमिशन की है या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई पार्टनर आया नहीं, कोई गया नहीं, वही पार्टनर्स थे, सिर्फ उनमें रेशियो चेंज होने की वजह से रिकंस्टिट्यूशन हुआ था। एडमिशन में एक पार्टनर और बढ़ जाता है तो उसकी वजह से रिकंस्टिट्यूशन हुआ है। तो कुछ जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो क्या उसको दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा न्यू पार्टनर को, और क्या उससे लिया जाएगा, ये भी इसमें हमें देखना होता है। जो एक्स्ट्रा है उससे फर्स्ट चैप्टर से वो इसमें ये है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।